आरएसएस कतई नहीं चाहती है कि देश में जातिगत जनगणना हो। हाँ। आरएसएस ने सदैव इसका विरोध किया। फिर कैसे मान गई? यही तो मैं कह रहा हूं, ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है। हाँ। ये डॉक्टर स्ट्रोक होगा। या तो मोदी जी गए, हाँ। या मोदी जी पिछड़ों के हीरो बन जाएंगे और फिर भाजपा से कट जाएंगे। कुछ भी बड़ा मोदी जी भाजपा से कट जाएंगे? इतना खतरनाक फैसला है जी। इस फैसले से भाजपा या तो दो हिस्से में बंटेगी। अच्छा। भाजपा आरएसएस वाली इससे अलग हो जाएगी। क्योंकि योगी जी की जो लॉबी है, आरएसएस की लॉबी, या गडकरी साहब की लॉबी, या और जो लोग जो माने जाते हैं कि आरएसएस की लॉबी से, हालांकि उसी लॉबी से मोदी जी आए थे, लेकिन ये फैसला भारतीय जनता उस आइडियोलॉजी के खिलाफ है, जिस आइडियोलॉजी को आप संघ की आइडियोलॉजी कहते हैं। पर अब तो सब साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। नहीं खड़े हैं ना, सब स्वागत कर रहे हैं। अरे वेट तो कीजिए, जरा सा इंतजार तो कीजिए। ये प्रेशर पॉलिटिक्स का नतीजा, रास्ता नहीं बच रहा है। कभी कभी पॉलिसियों में देखिए 100 साल की तपस्या है। ये 1-2 दिन का नहीं है। 100 साल आरएसएस ने जिस बात के लिए तपस्या की, जिस बात के लिए कुर्बानी की, उनके संघ संचालकों ने, उनके स्वयं सेवकों ने विवाह नहीं किया, अपने आप को दान कर दिया समाज के लिए। तो वो जिस समाज की परिकल्पना और जिस राज की परिकल्पना कर रहे हैं, उसके बिल्कुल विपरीत है ये जातिगत जनगणना। बिल्कुल विपरीत है। तो उनके 100 साल की मेहनत पर अभी 100 साल वो मनाने के लिए तैयारी में है। वो सोच रहे हैं कि हम कैसे इस संविधान को कमजोर करके वो व्यवस्था लाएं, और वहां पर आप जो है पूरे उनके 100 साल की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। थोड़ा मार दिया, माने समंदर फेर दिया। आप दरिया नहीं, पानी, लोग बोलते हैं पानी फेरना, ये पानी फेरना, ये समंदर फेरना हो गया। वो तबाह हो जाएगा, 100 साल की मेहनत खत्म हो जाएगी। ऐसे में अभी देखिए, जब वो बिहार में जातिगत जनगणना नीतीश कुमार जी ने कराया था, तो मैं नीतीश कुमार जी के साथ था। अच्छा, लोग कहते हैं हम लोगों को कि भाई मौलाना किसके साथ है पता नहीं चलता। अरे भाई आप समझो, पहले हम मुद्दे के साथ होते हैं, हम नेता और दल के साथ नहीं होते हैं। तो तब नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग खड़े हो गए थे, बहुत अच्छा फैसला, और हम लोगों ने उसमें सहयोग किया, समाज को जगाया, बेदार किया। मुस्लिम कम्युनिटी में भी हम लोगों ने कहा कि जातिवार आप अपनी बात बताइए, आप अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए कि शेख हैं, सैयद हैं, मुगल हैं, पठान हैं, अंसारी हैं, मंसूरी हैं, रायन हैं, अलखोर हैं, चमेला हैं, जोजा हैं, नट हैं, बक्को हैं, डफाली हैं, मीरासी हैं, मिनशिकार हैं, जो कुछ हैं, ललबेगी हैं, अलखोर हैं, भटियारा हैं, भाट हैं, जो है सब बताइए। ठीक है, आप किशनगंज की तरफ चले जाइए तो शेरशाहबादी है, सुरजापुरी है, क्या कहते हैं, कुल्हैया हैं, सब लोग अपनी जात बताइए, ताकि ये पता चल जाए किसकी कितनी जनसंख्या और उसकी उपस्थिति कहाँ कहाँ कितनी है, ये चीज। तो अब जब मोदी जी ने इसको स्वीकार किया, तो मोदी जी का भी हम स्वागत कर रहे हैं। इस मुद्दे पर कर रहे हैं, हम उनको बधाई भी दे रहे हैं। लेकिन मोदी जी भी तो सोच रहे होंगे, मीटिंगें तो चल रही होंगी नागपुर में, कि भैया ये क्या मोदी ने कर दिया, क्यों किया, अब क्यों किया, इस पर असल मसला। आरएसएस के खिलाफ जाकर मोदी बिल्कुल हो गया फैसला, जब ऐलान हो गया। अब तो फंस चुके ना, अब तो ऐलान कर दिया उन्होंने। हो सकता है सहमति रही हो, आप ही कैसे नहीं, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती सर, ये हो ही नहीं सकता। मोहन भागवत जी से मीटिंग हुई है तो ऐसी थोड़ी हुई होगी। देखिए, लाख मीटिंग हो जाए, उनके एजेंडे के खिलाफ है ये, आप जान लो आप इस बात को। अब मोहन भागवत जी कर क्या सकते हैं, अभी तो मोदी जी के हाथ में है सब कुछ। अब मोहन भागवत जी अपनी तैयारी फिर से करेंगे। भैया 100 साल तो रोए, फिर 2-4-10 साल रो, वो तैयारी करेंगे, इसका काट ढूंढेंगे। आप देख लेना काट क्या क्या हो सकता है। संभवतः सरकार गिर भी सकती है, ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। सरकार गिर जाएगी, गिर सकती है। भारतीय जनता पार्टी 2 हिस्से में बंट सकती है, और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई मोदी जी कर सकते हैं, एक अलग भाजपा जिसके अगुवाई मोदी जी करें, और भारत का पिछड़ा दलित हो सकता है मोदी जी के साथ चला जाए, ऐसा हो सकता है। तो दूसरा पार्ट कौन होगा? दूसरा पार्ट जो संघ के विचारधारा को फॉलो करने वाले होंगे वो होंगे दूसरा पार्ट, लेकिन पॉलिसी के बिल्कुल अगेंस्ट है, ये आप जान लें। पॉलिसी के खिलाफ संघ की यह पॉलिसी नहीं है, उसके कल्पना से भी परे है। तो मोदी जी ने यह फैसला ले लिया है। ये तो बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, जो बीजेपी खुद सभी नेता, खुद प्रधानमंत्री, एक रहो, नेक रहो, सेफ रहो, एक होने की बात करते करते ये तो बीजेपी ही बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि तमाम आप भाषणों को देखें, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। जब जातिगत जनगणना नीतीश कुमार जी ने की, तो बिहार भाजपा इकाई ने विरोध किया उसका, तो जबरदस्ती कल मिठाइयां बटी हैं उनके दफ्तर में बीजेपी के। अब तो बताए सो कि अब वो परिस्थितियां, मैं फिर बधाई दूंगा नीतीश कुमार जी को। देखिए, खेल
और मैं तेलंगाना को सरकार को बधाई दूंगा जिसने इस खेल को शुरू कराया। हाँ। ये खेल वहां से शुरू हुआ जब तेलंगाना और बिहार ने इस काम को कर दिखाया। हाँ। अब तो ममता बनर्जी भी कटघरे में है। ममता बनर्जी तो सेकुलर पार्टी है, हाँ। लेकिन चूंकि ममता बनर्जी ब्राह्मण है, हाँ। उनको पता है कि बनर्जी, मुखर्जी, चटर्जी की आबादी जो है वो थोड़ी है, और बाकी लोगों की आबादी, चूंकि बंगाल में जातीय पॉलिटिक्स होती नहीं ना, मुसलमानों में नहीं, वहाँ पसमानदा भी नहीं चलता। हाँ। बंगाल का एक ऐसा सेटअप है जहाँ जातीय राजनीति ना होने के कारण बसपा कभी बंगाल में कामयाब नहीं हुई। आप देख लीजिए इतिहास उठाकर, बसपा जो है राजस्थान में कामयाब हो गई, बिहार में कामयाब हो गई, मध्य प्रदेश में कामयाब हो गई, दिल्ली में कामयाब हो गई, उत्तर प्रदेश में हो गई, पंजाब में हो गई, उत्तराखंड में हो गई, बंगाल में नहीं गई बसपा। गई, काम नहीं हुआ, इसलिए कि वहाँ जातीय व्यवस्था नहीं। लेकिन अब जब राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना होगा तो तमाम वो जातियां जो छुपी हुई हैं वो निकलकर सामने आएंगी, और तब उनको लगेगा कि इतनी बड़ी मेरी संख्या और हम हैं ही नहीं, मुख्यमंत्री फला क्यों बना हुआ है, फला मंत्री फला क्यों बना हुआ, आईएएस फला क्यों है, आईपीएस फला क्यों है। ये सारी बातें जब शुरू डिस्कशन होगा तो 10-15 बगावत नहीं होगी देश में। नो, इसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, विभाजन पैदा नहीं होगा। नो, बिल्कुल नहीं। यही तो मैं कह रहा हूं कि दो दृष्टि है सोचने का। संघ का मानना है कि विभाजन होगा, हमारा मानना विभाजन नहीं। जब तक किसी गुलाम को ये एहसास नहीं दिलाएंगे कि तुम गुलामी नहीं, तुम मालिक का पद रखते हो, हाँ। तुम्हें जबरन गुलाम बनाया गया है, तुम्हारी संख्या इतनी है। हाँ। डेमोक्रेसी में वोट के चोट से नक्शा बदल दिया जाता है, और हमारी संख्या वोट का चोट करने जैसा है, फिर हमें क्यों पिछले पायदान पर रखा गया। 20-22 ऐसी जातियां उत्तर प्रदेश और बिहार में हैं जो सत्ता के सुख से बहुत दूर है, बहुत दूर है। उसमें मुसलमानों की भी कई जातियां, उसमें नॉन मुस्लिमों की भी कई जातियां, जिनको अब तक राजनीति का कोई आजा मजा नहीं। एक बात, नट जाति है, नट हिंदू हो या नट मुस्लिम हो, दोनों में पाए जाते हैं नट। मैं दावे से कहता हूं एक विधायक कहीं दिखा दो आप सांसद नट जाति का। अब तो आरक्षण भी बढ़ाना पड़ेगा ना। बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा, बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा। मैं यही तो कह रहा हूँ कि एक नया खेल शुरू हुआ। आरक्षण बढ़ाओ, आरक्षण पाओ, आरक्षण बचाओ, आरक्षण लाओ। अब ये अभियान भी तो शुरू होगा, कई अभियान अभी। अब ये एक नया खेल शुरू हो गया। तो इस फैसले से मोदी जी फंस रहे हैं क्या हीरो बन रहे हैं? मोदी जी हीरो बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस फंस रही है। मतलब भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी अलग है, अलग। अब यहां से खेल कुछ दूसरा हमको लग रहा था कि मैं जिस संगठन का हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एजाज अली साहब कई बार अकेले में बैठ के हमको समझाते थे, बोले ये काम ना मोदी करेगा, ये काम ना मोदी करेगा, मतलब और मैं डिसएग्री होता था। पहले ही बता दिया। अब 3-4 साल से चल रही है बात, हाँ। और मैं उनसे एग्री करता ही नहीं था। मैं बोलता था सर ये आप बोल दो, नहीं करेंगे मोदी जी। बोले नहीं आप देखना ये मोदी ही करेगा, वो पिछड़ा का खून है, देर सवेर जागेगा, देर सवेर जागेगा, वो दबाव में है, जैसे दबाव की पॉलिटिक्स से अलग होगा, और आप देखना वो एक नया फैसला लेगा। आज मुझे लगता है डॉक्टर एजाज अली जी की बात जो है वो सच साबित हुई कि जो कल्पना से परे विपक्ष की तमाम मांग के बाद राहुल गांधी ब्राह्मण लीडर लोकसभा में जातिगत जनगणना की बात कर रहा, भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रहे हैं। तमाम लीडर, अखिलेश यादव लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, योगी जी विरोध कर रहे हैं। तमाम जगहों पर ओबीसी के अतिरिक्त ब्राह्मण लीडरों ने भी, उनके आइडियोलॉजी क्या है ये बाद का अब मामला। कांग्रेस की भी आइडियोलॉजी जातिगत जनगणना का नहीं था, लेकिन हालात ऐसे बने कि कांग्रेस उसके अंदर फ्रंट पर आ गया, और राहुल गांधी ने इसकी खूब वकालत की। हाँ, सदन का भाषण उनका वायरल मैं कह तो रहा हूं कि खूब वकालत की, जमकर वकालत की कि नहीं होना ही चाहिए, और मैं आऊंगा तो कराऊंगा, यहां तक की बात उनकी हो गई थी। ऐसे में मोदी जी का ये फैसला, ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है। मास्टर स्ट्रोक तो अब तक हम लोग सुनते आ रहे थे, ये कुछ बड़ा है, और आगे राजनीति में कुछ बड़ा भूचाल। पर इस फैसले पे निजीकरण में भी अब आरक्षण होगा, प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है ना। नहीं, ये वो तो जब तक वो नहीं होगा तो आरक्षण तो हमारा खत्म है। निजी क्षेत्र में आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण, ये हमारे इश्यूज हैं, ये हमारे एजेंडे में है। किनको मिलेगा क्या इसमें मुसलमान भी शामिल होंगे? नहीं, क्यों नहीं होंगे। फिर मैं कह रहा हूं कि जैसे नट की बात अभी मैंने की, नट मुस्लिम हो या हिंदू हो, राजनीति में पूरे भारत में नट जो है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, लेकिन कहीं भी किसी सदन में न विधायक है, न एमएलसी है, न लोकसभा में है, न राज्यसभा में। सर्च करके देख लो, नट नहीं है। क्यों साहब, क्यों? उनकी जनसंख्या 2 लाख
78,000 यानी 2.25 लाख के करीब नट जो है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। एक भी उसका कहीं कोई आप मुखिया दिखा दो जो लीडर हो, एक IAS नहीं है, एक जो है IPS नहीं है। अब मैं पॉलिटिक्स से लेके यहाँ तक बात कर रहा हूँ, कोई कंपनी का मालिक नहीं है, सब मार्जिनलाइज कोने में पड़ा हुआ है, से कटा हुआ है समाज से, सिर्फ मतदाता है। अब जब ये जातिगत जनगणना होगा, आंकड़े आएंगे, अब हिंदू नट मुस्लिम नट मिला के अगर 20-25 लाख हो गए तो एक नट शक्ति होगी। अब समझे कि नहीं? अब वो डिमांड करेंगे कि हमें 2 सीट दीजिए, हिस्सेदारी चाहिए, और नहीं तो वो लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, उनका समाज उनके साथ जाएगा। इस फैसले को ये भी कहा जा रहा है, बहुत बेसिक सवाल है, सोशल मीडिया पर इर्द गिर्द घूम रहा है कि ये इसलिए लाया गया है ताकि पहलगाम से सवाल हट जाए, ये इसलिए लाया गया है कि अभी वक्फ पे जो एकजुटता होने की बात हो रही है उससे दरकिनार किया जाए, होने वाला कुछ नहीं, एक शगुफा है। आपको ऐसा लगता है? देखिए, कभी कभी इंसान अगर बोल देता है हल्के में तो भी वो फंस जाता है। मोदी जी ने ये बात कह दिया, कब है? आज 2025 है, लोकसभा का चुनाव तो 29 में होगा, 4 साल हैं अभी। अगर 4 साल तक इन्होंने पूरे भारत में जातिगत जनगणना नहीं करवाया तो क्या आप समझ रहे हो इनको कौन वोट दे देगा 29 में? पिछड़ा इतने सारे वादे हैं जो ना पूरे हुए। नहीं, ये क्या बात? बहुत सारे वादों में और इन वादों में थोड़ा फर्क समझिए। थोड़ा फर्क समझिए। 15 लाख वाला वो तो जुमला था जी, काला धन वो तो जुमला था। नीरव मोदी अरे यार वो तो मिला, भ्रष्टाचार का काला धन जो आप वो सब चल जाएगा, वो हिंदू मुस्लिम के बीच दब जाएगा। ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम के बीच दबने वाला नहीं है, क्योंकि पिछड़ों में एक संदेश गया है कि 27% हमको मंडल कमीशन में मिला था, वो भी हमारा फुलफिल नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। पूरा UGC देख लें, पूरी यूनिवर्सिटी झांक लें, पूरा स्वास्थ्य विभाग झांक लें, पूरा कहीं भी जाके झांक लें, 27 तो दूर की बात है, 15% भी इनको पूरा नहीं मिला। अब ये जागृति इनके अंदर आई, एक टीम है जो लगातार वो आंकड़े के साथ मार्केट में है। आप देख रहे हैं प्रोफेसर रतन लाल को सुन रहे हैं आप, और वो यादव जी जो लक्ष्मण यादव हैं, इस तरह से 20 ऐसे सोशल वर्कर हैं जो दहाड़ के आंकड़े के साथ मैदान में आए हैं। तो पिछड़ों में एक टीम आई हुई है, वो मंडल साहब भी है, 2 मंडल हैं, एक मंडल उधर है, एक मंडल इधर है, अपना एक ट्वीट उधर खेलते हैं। तो आंकड़ों के साथ जब अपने जातियों में आप बात रखेंगे, मैं भी तो जाता हूँ ना अपने लोगों के बीच, जब बात रखता हूँ आंकड़ों के साथ, लोग समझते हैं, वहाँ मजहबी जुनून नहीं चलता। बात समझिए, जैसे हमारे यहाँ भी मजहबी जुनून के लिए क्या होता है, मजहबी जुनून के लिए हमारे यहाँ भी मजहबी मुद्दे को आगे लाया जाता है। हमारे यहाँ भी हक और अधिकार की बात है, मुद्दे हैं, इश्यूज़ हैं, लेकिन उसको पीछे करने के लिए मजहबी मुद्दे आगे लाए जाते हैं, तो उनके यहाँ भी लाए जाते हैं। लेकिन लोग अब उब चुके हैं, आंकड़े के साथ जब बात आप करेंगे तो वो आपकी बात मानेंगे। यदि जातिगत जनगणना जुमला हुआ तो भारतीय जनता पार्टी नाम की पार्टी एक इतिहास के पन्नों में सिमट के रह जाएगी। जहां से चली थी 3 सीट से, वो 3 पे ही पहुंच जाएगी, ये भी आप जान लीजिए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, एकदम छोटी बात है, यही होगा। अब मोदी जी को ये कराना ही पड़ेगा, और इस कराने के नतीजे में ढेर सारे आंदोलनों को भी अभी झेलना पड़ेगा, जो अभी दूसरे पत्रकार महोदय पीछे से कह रहे हैं कि फिर वो सारे इश्यूज उठेंगे, निजीकरण में आरक्षण हो, निजी क्षेत्र में आरक्षण हो, न्यायपालिका में आरक्षण। ये मुद्दे आज के नहीं है। निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए अनेकों धरने हो चुके हैं, न्यायपालिका में आरक्षण के लिए धरने। तो लड़ाई एक दिन में फलीभूत नहीं होती है। हम 341 की लड़ाई लड़ रहे हैं, डॉक्टर एजाज अली 1994 से लड़ते, एक दिन में कोई थोड़ा ना काम हो रहा, काम धीरे धीरे होता। हाँ, एक सवाल जो आपने किया कि क्या ये पहलगाम या वक्त की वजह से इन्होंने लाया, तो ये तो अपनी जगह पर पॉलिटिकल सच है कि सरकार चाहती है कि हम कुछ ऐसा कर जाएं कि वो इन सब मुद्दों पर वो हावी हो जाए, भारी हो जाए, और जो डिस्कशन है पैनलिस्टों का वो चेंज हो जाए। टीवी चैनल वगैरह में जो डिबेट्स होते हैं वो बदल जाएं, सड़कों पर जो चाय की दुकानों पर बातचीत होती है वो थोड़ा उसका रुख मुड़ जाए। ये सारी बातें हैं, लेकिन सवाल कभी जिंदगी में ख़त्म नहीं होता। आप पहलगांव की बात कर रहे हैं, पुलवामा का भी सवाल वहीं पर खड़ा है कि RDX कहाँ से आया। ठीक है, अब तक क्या किया? हाँ, वो सवाल ख़त्म नहीं होता, पर यह है कि उन सवालों को दाबने के लिए एन के प्रकार धर्म, जाति, दुनिया जहान का सहारा लिया जाता है, लेकिन उसकी एक मियाद होती है, उसका एक सीमित समय होता। वो सारे समय अब चले गए।
अब मोदी जी सवाल के दौर पे आए। मनमोहन सिंह 2 सरकार बनाए थे,